केदारनाथ हार के बाद हरीश रावत का बड़ा बयान, यह कांग्रेस की हार नहीं उत्तराखंड के सरकारों की हार है, हमें रणनीति बदलनी होगी। दीपम सेठ बने उत्तराखंड के डीजीपी, बोले कानून व्यवस्था सुधारना पहली प्राथमिकता, बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा भी जिम्मेदारी। जल संस्थान के संविदा कर्मियों का एरियर 11 मार्च लटका, 30 नवंबर तक भुगतान नहीं होने पर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। डीजीपी पद से अवमुक्त होकर अभिनव कुमार को जेल विभाग की जिम्मेदारी, 2 और आईपीएस के ट्रांसफर। चीन सीमा से सटे जादूंग गांव में 10 करोड़ से बनेगा मेला स्थल, पहले चरण में 6 होम स्टे तैयार। उत्तराखंड में 206 सदा नीरा नदियां और गदेरे सूखने के कगार पर, 5428 जल स्रोतों पर भी मंडरा रहा खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ, और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर और समी प्रकाश की अगुवाई में विकास नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर का घेराव कर प्रीपेड बिजली मीटर लगाए विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने अधिशासी अभियंता का घेराव कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रीपेड बिजली मीटर लगाकर जनता शोषण न किया जाए और इस योजना पर प्रभावी तौर पर रोक लगाई जाए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, भाजपा की सरकारें बना रही हैं और भाजपा उल्टा आम जन को लूटने में लगी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये मूलभूत अधिकार हैं व्यक्ति के, और आज ये उसमें एक मूलभूत अधिकार बिजली है जो महत्वपूर्ण है, उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं, उसे प्रीपेड मीटर के थ्रू उसको शुरू में चार्ज, जैसे हम मोबाइल करते हैं, जितना करोगे चार्ज उतना जलेगा, और नहीं तो आदमी रहेगा अंधेरे में। नहीं तो कोई गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी वाला अपने बिल को 1 महीना लेट भी दे देता था, थोड़ा सा कर लेता था, कभी हर समय पैसा नहीं होता दिहाड़ी मजदूरी, लेकिन उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, तो आज इन्होंने जो है एक नई पॉलिसी सरकार ले आई है कि प्रीपेड मीटर लगेगा, कि आप पहले पैसे दो और फिर आपके घर में बिजली आएगी। तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आम जन से अपील करते हैं कि जागने की जरूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी पानी के मीटर पे भी प्रीपेड लाकर आपको पानी पीने के लिए भी पहले पैसा देना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर अभी भी समय है, जाग जाओ, और जागना बहुत जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में आने वाले भूकंप से बचाव के लिए अब उत्तराखंड में नए प्रयोग शुरू हो गए। बीते कई सालों से उत्तराखंड में कई बड़े भूकंप आ रहे हैं। ऐसे में रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में भूकंप रोधी इमारतें बनाने के लिए नया प्रयोग शुरू किया गया। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ हो रहे अनुसंधान और विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी से भूकंप के दौरान इंसानों का नुकसान कम होने में मदद मिलेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI के अहाते में राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा है। इसका मकसद भूकंप रोधी इमारतों की डिजाइन तैयार करना है। CBRI रुड़की में 3 मंजिली प्रीकास्ट बिल्डिंग और 2 मंजिली 3D कंक्रीट प्रिंटेड बिल्डिंग पर भूकंप की स्थिति में हालात की जांच की जाएगी। परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में अपनी तरह की पहली है। अपने देश में टोटल 56% क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है। तो जो भी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे CSIR CBRI में डेवलप हो रहे हैं वो उन सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी रहेंगे। तो ये हम लोग रूरल हाउसिंग के ऊपर कर रहे हैं और अर्बन हाउसिंग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसके ऊपर भी कर रहे हैं। सो 2-3 मंजिल उससे लेके मतलब 30-40 मंजिल तक जितने भी घर है उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज यहाँ बन रहे हैं वो बहुत उपयोगी होंगे। जहाँ पे Zone 3, Zone 4, Zone 5 है अर्थक्वेक का, तो उस जगह पे ये यूज कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ हो रहे अनुसंधान और विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी से भूकंप के दौरान इंसानों का नुकसान कम होने में मदद मिलेगी। विश्व भर में हर एक जगह पे दिन में 332 जितने भूकंप होते हैं हर रोज। तो ऐसा नहीं कि कभी मात्रा बढ़ी है कि घटी है।
लेकिन जब भूकंप इस प्रकार का क्षेत्र में होता है जहाँ पर आबादी बसी है, वहाँ पर तब तकलीफ होती है। और जहाँ आबादी बसी है वहाँ पर जहाँ पर मकान बने हैं, मकान इस तरह से बनना चाहिए कि भूकंप का एक प्रतिरोधक भी हो और उसमें जो है उसमें एक रेसिस्टेंस की एक शक्ति भी हो। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन लाइफ लॉस में भी और इंजरी में भी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। CBRI के मुताबिक राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा भूकंप की अलग अलग स्थितियों में 4 मंजिली ऊंची इमारतों पर असर का मूल्यांकन कर सकती है। 1 मंजिल के लिए ये टेस्ट करना अभी हमारे देश में होता था, पर वो ठीक नहीं है। तो हमें कम से कम 3 या 4 मंजिल की बिल्डिंग बना के उसको फुल स्केल में टेस्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए ये हमने नेशनल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग टेस्ट फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की है, जिसमें कि 14 मीटर ऊंची रिएक्शन वॉल है। उसमें 150 टन के कुल एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, जो कि भूकंप की जो दिशा है उसको सिमुलेट करते हैं। और वो फुल स्केल बिल्डिंग अप टू 4 स्टोरी हम यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, जो कि उसमें हमें पता चलेगा कि उसमें कुछ कमी पेशी है तो उसको पूरी करके हम आगे के लिए तैयार हो। CBRI के मुताबिक ये समझने के लिए विस्तार से शोध किया जा रहा है कि अलग अलग 3D प्रिंटिंग प्रक्रियाएं सामानों के यांत्रिक गुणों पर कैसे असर डालती है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के साजिशकर्ता मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन दंगा फैलाने के मामले में उनकी अभी जमानत नहीं हुई है। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के समय 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूट रचित झूठे शपथ पत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया। यही नहीं, उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा भी किया। जी, आज हमने बेल पे सुनवाई हुई अब्दुल मलिक की। इस मामले में अब्दुल मलिक के ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने बनभूलपुरा में जो सरकारी भूमि है उसको खुर्द-बुर्द किया है और दीगर व्यक्तियों को बेचा है, और इसीलिए उनके ऊपर एक 420, 467, 468, 71 की FIR दर्ज हुई थी। तो उसी पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत उनकी स्वीकार कर ली है। हमारा ये सबमिशन था कोर्ट के सामने कि ऐसा कोई दस्तावेज और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से नहीं दिखाया गया जिसमें ये दर्शित हो सके कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो सरकारी भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को भारी मतों से जीतने का धामी सरकार जश्न मना रही है। हालांकि सरकार के जश्न के बीच धामी सरकार की टेंशन बेरोजगार युवाओं ने बढ़ा दी है। दरअसल युवाओं ने देहरादून में सचिवालय का कूच किया। इस दौरान भारी भीड़ युवाओं की इस कूच में शामिल हुई। बेरोजगार युवा नई भर्तियों को शुरू करने के साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग की गई है। युवाओं का कहना है कि यूपी समेत अन्य राज्यों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा की छूट दी, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी युवाओं के हित में निर्णय लेना चाहिए। वहीं उत्तराखंड शासन ने बेरोजगार युवाओं की इस मांग को देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई और इसका परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश के साथ ही उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। बेरोजगारी का ये नजारा हाल ही में पिथौरागढ़ में हुई प्रादेशिक सेना भर्ती में भी देखने को मिला, जहां मात्र 133 पदों के लिए 20,000 से ज्यादा युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला प्रशासन के सभी इंतजाम धराशायी हो गए। युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ इस भर्ती में उमड़ेगी, इसका अंदाजा न सेना को था और न जिला प्रशासन को। बावजूद इसके राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है।
हालांकि कांग्रेस मुख्यमंत्री के इन दावों का हवा हवाई बताते हुए सरकार को युवा विरोधी बता रही है। बेरोजगारी दर हमारी कम हुई है, 4.4% क्या डिडक्शन हुआ है, उसमें कमी आई है। राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी उसको भी हमने पीछे छोड़ा है। रोजगार देने के मामले में लगभग 19,000 भर्तियां पिछले 2.5-3 सालों में संपन्न हो गई। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए। हम भूमि का कानून बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है जब्त तो हो रही है। अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, और हम जल्दी जो है भूमि का कानून भी लेकर। जो दावे हैं हवा हवाई दावे हैं इनके। जो बेरोजगारी का आंकड़ा वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने इन्वेस्टर समिट किया देहरादून के अंदर, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। उद्योगपतियों ने उनको आपने बुलाया यहाँ पे। आप ये आज तक नहीं बता पाए कि राज्य के अंदर कितने उद्योग लगे हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, कितना पलायन यहाँ से रुका हुआ है। पिथौरागढ़ के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारों का समूह, पूरा जन समूह उबड़ा है वहाँ पर, लेकिन सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। कई लोग उसमें चोटिल हो गए, कई लोग उसमें घायल हो गए हैं। तो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था ही थी। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ी है वो एक चिंता का विषय है। जब राज्य के अंदर रोजगार लोगों को नहीं मिल पाएगा तो यहाँ से पलायन भी होगा। पलायन रोकने की बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रहे हैं। इन्होंने पलायन आयोग भी खोला, लेकिन पलायन आयोग के इनके दफ्तर में खुद ताला लग चुका है। बेरोजगारी दर कहां से घटी है? अभी आप हाल ही में आप देखो, जिनको इन्होंने ज्वाइनिंग पत्र दिए हैं, ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, खुद मुख्यमंत्री ने करोड़ों का कार्यक्रम करवाया था, और आज भी कई उसमें युवा हैं जिनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री धामी के हाथों में देने के बावजूद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो अपने आप में ये दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। लेकिन कम से कम ये जो भीड़ आपको दिख रही होगी, रोकने के बावजूद भी प्रदेश का युवा डर नहीं रहा है। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है बेरोजगारी है, यहाँ पर जो है उनको भागीदारी करनी है। और हम इनसे ये थोड़ी बोल रहे हैं आप पद जोड़िए, हम तो भागीदारी चाहते हैं कि भाई प्रदेश का युवा इस भर्ती में कम से कम भागीदार बने। आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को भी बेरोजगार युवाओं ने देहरादून में सचिवालय का कूच किया। इस दौरान भारी भीड़ युवाओं की इस कूच में शामिल हुई। बेरोजगार युवा नई भर्तियों को शुरू करने के साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग की गई है। युवाओं का कहना है कि यूपी समेत अन्य राज्यों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा की छूट दी है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी युवाओं के हित में निर्णय लेना चाहिए। सती है, मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। अब ना युवा इसमें भागीदारी नहीं मांग रहा, अपना रोजगार के लिए वो कह रहा अवसर तो दो एटलीस्ट हमें एक बार। जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो क्वालिफाई होगा, जिसके अंदर नहीं होगी तो नहीं होगा, पर उनको अवसर तो दो एक बार। ये अवसर भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पे युवा एकत्रित हुआ है। लेकिन फिर भी तानाशाही चल रही, वहाँ गांधी पार्क से लेकर यहाँ तक लोगों को रोका जा रहा है। पुलिस बल देखा जाए कितना तैनात है, लेकिन वो दिक्कत कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारा बेरोजगार भाई कहीं ना कहीं आगे और आंदोलन करेगा। सरकार को इसमें सशक्त होने की जरूरत है। सब लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। देखिए, उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पुलिस के माध्यम से युवाओं को दमन कर रहे हैं। युवाओं की मांगों पर पुलिस द्वारा डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। अभी हमारा जो आज का था गांधी पार्क से होना था, और पुलिस द्वारा युवाओं को डरा के पकड़ कर यहाँ पटक दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। युवाओं की जो मांग है, क्यों सरकार उसे संज्ञान में नहीं ले रही है? हम उनका घर थोड़ी मांग रहे हैं, उनसे पैसा मांग रहे हैं, उनका कोई बैंक बैलेंस मांग रहे हैं। अरे हम तो जायज मांग रहे हैं। जिस प्रकार से यूपी में बढ़ा रहे, हिमाचल में बढ़ा रहे, राजस्थान में बढ़ा, उत्तराखंड भी बढ़ा दो। अगर 28 साल का 27 साल का लड़का 18 फीट लॉन्ग जंप मार सकता है तो उसे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप 18-19 साल का लड़का को आप मौका दे रहे हो, पूरा दो ना, 22 साल के लड़के को दे रहे हो आप, तो पूरा 28 साल तक कम से कम मौका देना चाहिए। एक मौका, अवसर मांग रहे हैं ना सब युवाओं को, एक बार अवसर दो। 2000 पद बहुत होते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। बेरोजगार कार्यालयों में 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगारों की फौज है। पिछले 7 सालों से भर्तियां निकल नहीं रही हैं। केवल एडॉप्ट बेस पे जो भर्तियां हो रही हैं वो भी सारे हमारे साथी सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के कान पे जूं नहीं देख रही है। संवैधानिक लोकतंत्र के तहत बेरोजगार धरने पे बैठ रहे हैं, वहाँ भी पुलिसिया प्रताड़ना झेलने के लिए वो मजबूर हैं। आखिर बेरोजगारों की पीड़ा इस प्रदेश के अंदर कौन सुनेगा? सरकार तो सुन नहीं रही है। बेरोजगारों के लिए
क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए हमारी सरकार हमेशा कार्य करती आई है। और चाहे हम रोजगार देने की बात करें, चाहे स्वरोजगार की बात करें, हर दृष्टि से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने बेरोजगार को सरकारी नौकरी देने का भी काम किया है, स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम किया है। और ये भी सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य देश में सर्वाधिक स्वरोजगार सृजित करने वाला राज्य है। और धामी जी के नेतृत्व में राज्य गठन के बाद सर्वाधिक अगर सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है तो इसी सरकार ने किया है। कुल मिलाकर एक और सरकार का दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है, तो वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ में हुई सेना भर्ती में 133 पदों के लिए 20,000 से ज्यादा युवाओं की भीड़ उमड़ना चिंता की बात है। वहीं इस बीच बेरोजगार युवाओं ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर भी आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि बेरोजगारी दर घटने के बाद भी युवाओं में इतनी नाराजगी क्यों है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड पुलिस को आज नया मुखिया मिल गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बन गए हैं। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी होने के साथ ही उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। एडीजीपी दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर मूल कैडर ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उन्हें पुलिस के 13वें मुखिया की जिम्मेदारी भी दी गई है। देखिए, ये देवभूमि से जो मेरा जुड़ाव है वो बहुत लंबा है। लगभग 45 साल से ऊपर जब मैं पहली बार यहाँ नैनीताल में अपनी पढ़ाई के लिए आया था कक्षा 8 में, और तब से ये अवसर मिला, सर्विस में भी अवसर मिला है कि यहाँ के पुलिस बल के साथ कार्य करूँ। तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज़ रहती हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू की गई है। इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों के जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों की बैठक ली है। काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई बैठक में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने दीपक रावत के समक्ष विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले भी रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी मैम को, और चीफ सेक्रेटरी मैम ने इंटर्न अब फील्ड से ये रिकमेंडेशंस मांगी हैं भू कानून को लेके कि जो अभी अनुमतियां हैं, जो अलग अलग तरह की अनुमतियां मिलती हैं ज़मीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है, औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है, इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तराई बीज विकास निगम के प्रशासनिक अधिकारी शिव मंडल त्रिपाठी को राहत देते हुए सरकार से शिव मंडल त्रिपाठी को रिटायरमेंट के बाद भुगतान किए जाने वाले सभी देयकों का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि तराई बीज विकास निगम में कार्यरत शिव मंडल त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे 31 मई में विभाग से सेवानिवृत्त हो गए थे। विभाग ने उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर 1 अगस्त 2018 में आरोप पत्र प्रेषित किया था,
माफ कीजिएगा, जबकि उन पर लगे सभी आरोप वर्ष 2021 में ड्रॉप कर दिए गए हैं। बावजूद उन्हें अभी तक रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले देयकों का भुगतान नहीं किया गया है। जो पेटिशनर था वो एम्प्लॉय था उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। 31/5/2017 को वो रिटायर हो गया सर्विस में से। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को लेके उनने एक हमारे अगेंस्ट एक आरोप पत्र 1 अगस्त 2018 को प्रेषित करा, जो कि चार्जेस हमारे खिलाफ ड्रॉप हो गए। 2021 में हमारे खिलाफ सितंबर में वो चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। तो कोर्ट ने ये इसमें व्यू दिया, हमारा ये कहना था कि जब रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि अगर कोई अनेबलिंग प्रोविजन ना हो सर्विस रूल्स में, तो उसके बाद आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वो चल नहीं सकती हैं। इसी ग्राउंड में कोर्ट ने हमें अलाउ कर दी हमारी रेट, और जितने भी रिटायर्ड ड्यूज उनके पेंडिंग थे, रोक रखे थे, वो सब देने के आदेश कर दिए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।